हे गाइस, अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान जीके के जो 300 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी 7 फरवरी महासीरीज के 300 क्वेश्चन में 26 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिससे भी आरपीएससी, रेट पटवारी जिसके एग्जाम की प्रिपरेशन करे, एओडब्ल्यू, महिला सुपरवाइजर, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। काफ़ी स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। 26 नंबर का देखते हैं। किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता है? अहिछत्रपुर का मतलब है, अहि का होता है सर्फ, ठीक है। सर्फ होता है, सांप होता है, और छत्र छाया में पला हुआ। छत्रपुर का होता है छत्र छाया में पला हुआ। सांपों की छत्र छाया में पला हुआ नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन नागौर इसका राइट आंसर है। अब थोड़ा देख लेते हैं। अहिछत्रपुर को महाभारत में अहिछत्रपुर का उल्लेख मिलता है। महाभारत में अहिछत्रपुर का उल्लेख मिलता है, नागौर का उल्लेख मिलता है। पहले अहिछत्रपुर नाम था, और अहिछत्रपुर क्यों पड़ा इसका नाम ये भी मैं बता देता हूं। यहां पे नागवंशी जो राजा हैं, ठीक है, नागवंशी जाटों का यहाँ पे 200 साल तक यहाँ पे राज किया था, इसीलिए ये अहिछत्रपुर इसका नाम पड़ा था। इसके अलावा जो महाभारत में अहिछत्रपुर के राजाओं का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा, अहिछत्रपुर में महाभारत में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा महाभारत में अहिछत्रपुर के राजाओं ने हिस्सा लिया था, ठीक है। और इसके अलावा बात करें, नागौर का दूसरा नाम नागपट्टन भी था, ठीक है। नागौर का दूसरा नाम क्या था? नागपट्टम भी था। नागपट्टन इसका नाम था। अहिछत्रपुर का आपको पता चल गया क्यों था। इसका अहि का हो गया सर्फ छत्र छाया में पला हुआ नगर अहिछत्रपुर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 200 साल तक जो नागवंशी जाट राजा थे वहां पे राज किया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका कंप्लीट हो गया। नागो का नागौर, नाग से नागौर हो गया, अहिमी से नाग होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 27 नंबर क्वेश्चन। मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये राजस्थान क्या एकीकरण है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान एकीकरण, इसका सेपरेट वीडियो डला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट तैयार है राजस्थान जीके की, वहां जाके प्रॉपर देख सकते हो। इसका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन 18 मार्च 1948 में, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था, इसे मत्स्य संघ का नाम दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मत्स्य संघ के बारे में। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ था? तो इसमें DKN, अब अगर ये याद रखोगे तो आपको क्लियर याद हो जाएगा। DKN, अब डी का हो गया, ठीक है, धौलपुर, के का हो गया करौली, ठीक है। एन का हो गया निमराना, ठिकाना था निमराना, ये अलवर में पड़ता है, ठीक है, अलवर में पड़ता है। और ए का हो गया आपका अलवर, और बी का हो गया आपका भरतपुर, ठीक है। तो दक्कन, अब याद रखोगे DKN, अब इससे आपका क्लियर हो जाएगा मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें और ठिकानों का विलय हुआ था। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 में स्थापना हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है 28 नंबर।
वर्तमान राजस्थान का कब अस्तित्व में आया? ठीक है, जो वर्तमान राजस्थान है, जो अभी वर्तमान में राजस्थान जो बना हुआ है, वो कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए ऑप्शन 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वर्तमान राजस्थान है। अब राजस्थान का विलय था, राजस्थान का एकीकरण था, इसके बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं? कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। राजस्थान का कब से स्थापना हुई जी? राजस्थान का कब से जो है बनना कब से स्टार्ट हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कब से स्टार्ट हुआ था? मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956, 18 मार्च से लेकर 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक किसका? आपका राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व में है। तो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट और बनने वाले, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान एकीकरण को लेकर। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। एक क्वेश्चन ही आपका ये बन गया। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। एकीकरण कब से प्रारंभ हुआ? ये पहले हमने बता दिया, 8 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ था और 1 नवंबर 1956 में ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये तैयार हो गया आपका। इसके अलावा एकीकरण कितने टाइम में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने वर्षों में पूरा हुआ था? कितना समय लगा था एकीकरण में? 8 वर्ष, ठीक है, 7 माह और 14 दिन। यहां पे एक और क्वेश्चन ही आपका प्रिपेयर हो गया। यहां पे राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। अब भारत की पहले हम बात करते हैं। भारत में कुल रियासतें कितनी थी? यहाँ पे 565 रियासतें थी। उनमें से राजस्थान में 19 रियासत थी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन गया आपका। भारत में कितनी रियासत थी? 565। ठीक है, लेकिन राजस्थान में कितनी रियासत थी? 19 रियासतें थी। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासत। ठीक है, 19 रियासत हो गई और उसके अलावा 3 ठिकाने हैं। ठिकाने कौन कौन से थे? निमराना, कुशलगढ़ और लावा। ये 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनने वाला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासतें कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। और वही बात करें हम, छोटी रियासत कौन सी थी सबसे छोटी?
साफुरा थी। ये आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है। और अब बात करते हैं हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? साफुरा थी, नहीं सॉरी, जयपुर थी। और कम कौन सी थी? साफुरा थी। वही बात करें सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो मेवाड़ रियासत थी। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ जो उदयपुर वाली रियासत है, सबसे प्राचीन रियासत। सबसे न्यून जो नई रियासत कौन सी थी? नवीन जो अंतिम, झालावाड़। ठीक है, जो नवनिर्मित थी, किसके द्वारा? अंग्रेजों ने बनवाया था। अब आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़ थी। अब हम देखते हैं क्या क्या थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बनने वाले हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं अपन। वर्तमान राजस्थान का कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 में जो वर्तमान राजस्थान का कंप्लीट बना था। ठीक है। अब बात करें राजस्थान का एकीकरण का है, ये 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। राजस्थान का एकीकरण में कितना समय लगा था? कितना, कब से कब स्टार्ट हुआ था? 18 मार्च 1948 में से स्टार्ट हुआ था। 1 नवंबर 1956 में ये कंप्लीट होता। वही बात करें राजस्थान दिवस से। ठीक है, राजस्थान काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में पूरा था। कब से कब? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राजस्थान दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। वही बात करें 7 चरणों वाला राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और वही एकीकरण कहा गया कि कब से प्रारंभ, कब से अंतिम हुआ था, तो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 में हुआ था। वही बात करें राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगा था राजस्थान के एकीकरण में। वही बात करें भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी, लेकिन राजस्थान में 19 रियासत थी। अब बात करते हैं टोटल राजस्थान में कितनी रियासतें, कितने ठिकाने थे और कितनी केंद्र शासित प्रदेश थे? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत थी। और छोटी रियासत कौन सी? साफुरा रियासत थी। और सबसे पुरानी रियासत जो थी कौन सी थी? प्राचीन रियासत मेवाड़ उदयपुर थी। और सबसे नवीनतम नई रियासत झालावाड़ थी। या अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवनिर्मित रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़ रियासत थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे तैयार हो गए। इनको आपको अच्छी तरह याद कर लेनी है। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए उसको लेकर, तो हम डिफरेंट एक वीडियो है या डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, वहां पे वो वीडियो जाके देख सकते हो। वहां पे कंप्लीट आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी उस वीडियो में मिलने वाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चेतावनी राचूंड क्या किसकी रचना थी? चेतावनी राचूंड क्या किसकी रचना थी? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए आंसर है केसर सिंह बाहरट, इसका राइट आंसर है। केसर सिंह बाहरट इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं केसर सिंह बाहरट कौन थे। केसर सिंह बाहरट कवि और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसके इनके भाई है केसर सिंह भाई है इनके जोरावर सिंह बारहट। ठीक है, जोरावर सिंह बारहट कौन थे? जो केसर सिंह बारहट के बड़े भाई थे। ठीक है, और अब इनकी बात करें तो राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहते हैं? जोरावर सिंह बाहरट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कौन है? जोरावर सिंह बाहरट इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कौन है? जोरावर सिंह बारहट है। चेतावनी चूंड क्या किसकी रचना है?
ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, केसर सिंह भारत इसका राइट आंसर है। केसर सिंह भारत कौन था? कवि स्वतंत्रता सेनानी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजोलिया का जो स्वतंत्र आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अब हम बात करते हैं, ये 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है जो 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था, ठीक है, 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था बिजोलिया का आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1897 में बिजोलिया आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में स्टार्ट हुआ था, 1941 में ये समाप्त हुआ था, ठीक है। 1897 में स्टार्ट हुआ था और 1941 में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ये क्यों हुआ था? किसानों पर 84 प्रकार के दमनकारी कर लगान लगाने के कारण हुआ था। जो 84 प्रकार के दमनकारी, उनको दमन करने के लिए, किसानों को दमन कर दबाने के लिए एक कर लगाए थे, उसके लिए हुआ था। अब बात करते हैं 3 चरणों की, बात करते हैं कौन कौन से चरण में कंप्लीट हुआ था जो बिजोलिया का किसान आंदोलन। तो यहाँ पे हम क्लियर बात कर लेते हैं प्रथम चरण की। तो यहाँ पे तो पहले 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था, 1897 से लेकर 1941 तक हुआ था, ठीक है। अब प्रथम की बात कर लेते हैं हम। जो पहला किसान आंदोलन है, जो प्रथम चरण 1897 से लेके 1916 तक प्रथम चरण चला था, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये नेतृत्व का काफी इंपोर्टेंट है, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिजोलियों का कृषक जो किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर साधु सीताराम दास यहाँ पे ऑप्शन में आता है तो ये राइट आंसर होने वाला है। लेकिन वही सेकंड की बात करें, दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक चला था, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, ठीक है, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? अब अगर विजय सिंह पथिक ऑप्शन में आए तो इसका राइट आंसर विजय सिंह पथिक होने वाला है। अब थर्ड में चलते हैं। तीसरा चरण को बता, 1927 से लेके 1941 तक हुआ था तीसरा चरण है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में ये हुआ था, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है बिजोलिया का किसान आंदोलन। यहां पे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कंप्लीट मैंने बता दिया आपको। कब से कब स्टार्ट हुआ था? 3 चरणों में कृषक आंदोलन, जो बिजोलिया का किसान आंदोलन था वो हुआ था, और 1847 से लेके 1941 तक ये चला था, समाप्त 1941 में। अब 3 चरणों में कौन कौन सा था? प्रथम चरण 1897 से लेके 1916 तक चला था, वो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास द्वारा किया था। और वही बात करें, दूसरा चरण 1916 से लेके 1923 तक चला था, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ था। वही तीसरे आंदोलन की बात करें, 1927 से लेके 1941 तक चला, माणिक्यलाल वर्मा को लेकर, ठीक है, इसके नेतृत्व में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन, विजय सिंह पथिक इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम ये कंप्लीट देख लिया। अब हम बात करते हैं क्यों हुआ था। तो यहां पे अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको यह पूछा जाएगा, बिजोलिया का किसान आंदोलन क्यों हुआ था, ठीक है। किसानों पर जो 84 प्रकार के दमनकारी जो कर लगान लगाए गए थे उसके कारण हुआ था, ठीक है। ऑप्शंस काफी आते हैं कि कितने प्रकार के लगाए गए थे दमनकारी, 85, 86, लेकिन 84 इसका राइट आंसर है। अगर ऑप्शन में विजय सिंह पथिक ना आकर ये कंप्लीट माणिक्यलाल वर्मा आता, ठीक है, माणिक्यलाल भूप सिंह नहीं आए, माणिक्यलाल वर्मा आता, तो ये ऑप्शन राइट होने वाला था। क्योंकि बिजोलिया के किसान आंदोलन 3 हुए थे। अगर यहां पे क्लियर यहां पे मेंशन कर दिया जाए, बिजोलिया का किसान आंदोलन जो थर्ड था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो विजय सिंह पथिक हो गया, ठीक है।
अगर प्रथम की बात करें तो साधु सीताराम दास ने के नेतृत्व में होता, और थर्ड माणिक्यलाल वर्मा। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक क्वेश्चन यहां पे आएगा ही आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? ठीक है, कोटा में जो अंग्रेज अधिकारी थे उसकी हत्या कर दी थी। इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, बर्टन इसका राइट आंसर है। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1957 की जो क्रांति है उसमें हुआ था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1957 की क्रांति। अब बर्टन के साथ बर्टन के दो पुत्र और जो डॉक्टर मिस्टर काटम थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो ए ऑप्शन बर्टन, जो मेजर बर्टन है इसका राइट आंसर है। ठीक है, मेजर बर्टन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उनके साथ उनके दो पुत्र और डॉक्टर मिस्टर कॉटन की भी हत्या कर दी गई थी। और कब की गई थी? 15 अक्टूबर 1857 में। अगर यहां पे ये आए 15 अक्टूबर 1857 में कोटा के किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो सी ऑप्शन बर्टन इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउवा के किस पॉलिटिशियन एजेंट का वध कर दिया था? ठीक है, आउवा के जो पॉलिटिशियन थे, एजेंट थे उनका, क्योंकि जो जब हुई थी ये पॉलिटिशियन एजेंट हुआ करते थे रियासतों के, तो अलग अलग एजेंट थे। अब ये पॉलिटिशियन एजेंट, आउवा के पॉलिटिशियन एजेंट कौन थे तब? जी.एस. मैकमेसन इसका राइट आंसर है। जी.एस. मैकमेसन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं जो जोधपुर रियासत थी उसमें जो कब हुआ था, इनकी हत्या कब की थी? जब गोरो कालो का वह कालो का युद्ध हुआ था, इसको गोरो कालो का युद्ध कहा गया था। जब इसकी मैकमिलन की हत्या की थी तब गोरो कालो का युद्ध हुआ था। इसके हम बात करते हैं जो पॉलिटिशियन थे जी.एस. मैकमिलन था, उनका सर काट कर, ठीक है, मैकमिलन का सर काट कर आउवा के किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया गया था। ठीक है, पॉलिटिशियन एजेंट जी.एस. मैकमिलन का क्या हुआ था? आउवा के दुर्ग में सर काटकर उसके मुख्य द्वार पर लटका दिया गया था। अब बात करते हैं आउवा का जो ठिकानेदार है ठाकुर कुशाल सिंह भी इसके सहयोग किया था। ठीक है, आउवा का जो किला था उसके कौन थे ठिकानेदार? कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, कुशाल सिंह थे, इन्होंने इनका विरोध किया था। तो इसी कारण से जो गोरो कालो का युद्ध हुआ था, जो जोधपुर रियासत थी, ये जोधपुर रियासत में आता है। ठीक है, जोधपुर रियासत, सॉरी, जोधपुर रियासत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठाकुर के साथ। अब बात करते हैं कब हुआ था ये युद्ध? 20 जनवरी 1858 के नेतृत्व में। ठीक है, अब इस किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया गया था। अब बात करते हैं अब 20 जनवरी 1858, ठीक है, 20 जनवरी 1858 में ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने आउवा पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, आउवा के आक्रमण, लेकिन ठाकुर जो खुशहाल सिंह है उनको इसका पता चल गया था और वो अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को किले की जिम्मेदारी देकर वो कहां चले गए थे? मेवाड़ चले गए थे। ठीक है, मेवाड़ में जाकर ठाकुर कुशाल सिंह ने शरण ली थी। तो उसके बाद में हम बात करते हैं मेवाड़ के ठाकुर जोध सिंह थे। उस टाइम मेवाड़ के राजा जोध सिंह थे। अब हम बात करते हैं कुशाल सिंह की कुल देवी कौन सा थी? अंग्रेजों ने युद्ध जीता था। ठीक है,
अब बात करें सुगाली माता, ठीक है, सुगाली माता का भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी कौन थी? सुगाली माता, ठीक है। सुगाली माता किसकी कुल देवी थी? ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। या 12 सिर व 54 हाथों वाली देवी कौन सी है? 12 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? तो सुगाली माता इसका राइट आंसर है, ठीक है। सुगाली माता इसका राइट आंसर है। और ये माता जो है सुगाली माता क्रांति का प्रतीक मानी गई थी, ठीक है। सुगाली माता जी जो क्रांति का प्रतीक मानी गई थी। अब सुगाली माता की मूर्ति को अंग्रेज उठाकर, ठीक है, अंग्रेजों ने उठाकर उसे अजमेर ले गए थे, ठीक है, अजमेर ले गए थे। और वर्तमान में वो ये मूर्ति कहाँ है? अजमेर संग्रहालय में है, ठीक है, अजमेर संग्रहालय में है, सुरक्षित पड़ी गई है। इसके अलावा 1860 में कुशाल सिंह ने समर्पण कर दिया था, ठीक है। अब एजेंट इसकी बात करें, थोड़ा और बात कर लेते हैं। अब क्लियर हम थोड़ा देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं यहां से। 1860 में इन्होंने समर्पण कर दिया था। अब बात करते हैं गोरो कालो का युद्ध। किन किन के बीच हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह और जीएस मेंगमेलन, अजमेरों जो अंग्रेज थे उनके बीच में हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कुशाल सिंह है, काफी इंपोर्टेंट आता है, सुगाली माता, ठीक है। सुगाली माता का क्वेश्चन आता है 12 सिर और 54 हाथ वाली माता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन वाला है? सुगाली माता, सुगाली माता इसका राइट आंसर है। अब बात है जो क्रांति का प्रतीक मानी गई है। अब बात करते हैं हम सुगाली माता की मूर्ति अभी कहां है, ठीक है। तो अजमेर संग्रहालय में है, अजमेर संग्रहालय में है, ठीक है, अजमेर संग्रहालय में वर्तमान में है। अब ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना समर्पण कर दिया था, उनको जेल भेज दिया गया और मेजर टेलर आयोग का गठन, ठीक है, मेजर टेलर आयोग का गठन, मेजर टेलर आयोग का गठन कब किया गया था? विद्रोह में जांच के लिए, ठीक है। जो ठाकुर खुशाल सिंह अपनी 1860 में इन्होंने समर्पण कर दिया था, तो मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ था। उसमें साक्ष्य के आधार के कारण फिर ठाकुर खुशाल सिंह को उनको रिहा कर दिया गया था जेल से, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउवा में किस पॉलिटिशियन एजेंट का अवध हुआ था? GH मेकमेसन का वध हुआ था। अब बात है गोरोकालो का युद्ध कौन सा है? गोरोकालो का युद्ध जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अब बात करते हैं सुगाली माता किसकी कुल देवी है? ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है। ये मूर्ति कहाँ है? या यही क्वेश्चन आएगा, 12 सिर और 54 हाथों वाली माता कौन सी है? तो सुगाली माता इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अजमेर संग्रहालय में, ये नहीं आने वाला, सुगाली माता की मूर्ति कहां है वर्तमान में? तो अजमेर संग्रहालय में है। मेजर टेलर आयोग क्या है? मेजर टेलर आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहां पे आंसर आएगा कुशाल सिंह के, जब वो जेल में थे, उनका जांच, विद्रोह का जांच करने के लिए कि हाँ वो उसमें कुशाल सिंह इसमें उनका हाथ था या नहीं था, इसी के कारण मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ था। और उसकी जांच में वह किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला था, इसीलिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था उनकी जांच के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राजस्थान से सबसे पहले क्रांति कहां से शुरू हुई थी? ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले कहां से क्रांति स्टार्ट हुई थी? इसका सी ऑप्शन नसीराबाद इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन नसीराबाद इसका राइट आंसर है। कब हुआ था? सैनिकों ने विद्रोह किया था 28 मई 1900 सॉरी 1857 में। ठीक है, 28 मई 1857 में सैनिकों ने विद्रोह किया था। कहां पे? नसीराबाद में। ठीक है, अब बात करते हैं जो अधिकारी है, न्यूब्रो नामक एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की भी हत्या कर दी थी तब। ठीक है, जो नसीराबाद क्रांति है, जो न्यूब्रो जब ये विद्रोह हुआ था तब न्यूब्रो नामक एक अंग्रेज अधिकारी की भी हत्या कर दी गई थी। अब हम बात करें न्यूब्रो नामक जो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी, किस अंग्रेज अधिकारी की, ठीक है, हत्या कर दी गई थी? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होने वाला न्यूब्रो इसका राइट आंसर है। अब बात करें सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले कहां से कब ये क्रांति की शुरुआत की गई थी? कब शुरू की थी? 28 मई 1857 में, सॉरी 1857 में इसका राइट आंसर है। कहां शुरू की थी? नसीराबाद इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहायक संधि का जन्मदाता था। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो सहायक संधि क्या थी? ठीक है, सहायक संधि भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रकार की शक्तिशाली से बनाने हेतु, जो अंग्रेजों को शक्तिशाली बनाने हेतु एक योजना थी। एक तरीके से सहायक संधि का मतलब था अंग्रेजों ने, ठीक है, जो रियासतें थी भारत में, उनके राजाओं को एकजुट करना था। एक तरीके से अगर किसी प्रकार से किसी राजा को किसी बाहरी आक्रमण होता है तो उनकी सहायता अंग्रेज करेंगे, इसी प्रकार की ये सहायक संधि थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किसे श्रेय किसे जाता है? वेलेंजेली को जाता है। लॉर्ड वेलेंजेली को इसका श्रेय जाता है। अब हम बात करते हैं, ये सहायक संधि का उपयोग सबसे पहले फ्रांसीसियों ने किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने किया था। इसके जन्मदाता तो फ्रांसीसियों को माना जाता है। ठीक है, सहायक संधि हो गया। अब हम बात करते हैं सहायक संधि को सबसे पहले किसने, डिप्लू नामक फ्रांसीसी ने यूज लिया था। डिप्लू डिप्लो नामक फ्रांसिस ने इसका। अब बात करें सहायक संधि को भारत का प्रथम राज्य या किसने स्वीकार किया था? ठीक है, सहायक संधि को सर्वप्रथम भारत के किसी भारतीय राज्य ने क्या किया था? स्वीकार किया था। तो 1798 में जो हैदराबाद है, हैदराबाद के शासक निजाम ने स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, सहायक संधि के जन्मदाता था तो वेलेंजली, लॉर्ड वेलेंजली इसका राइट आंसर है। सहायक संधि क्या थी? अंग्रेजों ने एक कूटनीति थी एक तरीके से कि हाँ, भारत पे राज करने के लिए उन्हें पहले जो रियासतें थी उनके राजाओं को, भारतीय राज्य की रियासतें थी, राजाओं को एकजुट करके, एक तरीके से सबको एक करके फिर उन पे राज करने की रीति थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तो 1798 में हैदराबाद निजाम इसका राइट आंसर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारतीय प्रथम राज्य कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इसका राइट आंसर है। इसका अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? ठीक है, किस राज्य ने की थी सबसे पहले? राजस्थान के किस राज्य ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 1800
18 की संधि, ठीक है, 1818 की संधि थी और ये किसने की थी? ए ऑप्शन करौली इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसका ये संधि कौन सी थी? 1818 की संधि कौन सी थी? एक तरीके से आदिनस्त पार्थक्य संधि, ठीक है। 1818 की जो संधि थी उसे अधीनस्थ पार्थक्य संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्वीकार करने वाला सबसे पहली कौन सा राज्य था? करौली था। और वहां का जो शासक था कौन था? हरबख्श पाल सिंह वहां के शासक थे, करौली के शासक थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? करौली था। और ये 1818 में की जो संधि थी वो थी। अब हम बात करते हैं आधुनिक पार्थ्य संधि स्वीकार करने वाला राज्य, ठीक है, कौन सा था? 18 सितंबर, ठीक है। कि कौन सा होने वाला है जो लास्ट में ये अधीनस्थ पार्थक्य संधि थी? ये 9 नवंबर 1817 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1817 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसका पहला राज्य कौन था? 1818 में हरबख्श पाल सिंह ने स्वीकार किया था, जो करौली के शासक थे। और लास्ट में सिरोही में अंतिम शासक कौन थे? महारावल शिववीर थे। कब किया था इसका? थोड़ा क्लियरली हम मेंशन कर देते हैं इन चीजों को। अब हम बात कर लेते हैं, पहले तो हम कब से स्टार्ट हुई थी? जो अधीनस्थ पार्थक्य संधि थी, जो 1818 वाली संधि थी, ठीक है। करौली ने तो 1818 में की थी, लेकिन अधीनस्थ जो पार्थक्य संधि थी जो 9 नवंबर 1817 से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। पहला शासक कौन था करौली के? हर वक्ष पाल सिंह। हरबख्श पाल सिंह पहले शासक थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो करौली के शासक थे, इन्होंने पहले संधि स्टार्ट की थी, प्रथम इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज संधि की थी सर्वप्रथम, ठीक है। अब बात करते हैं, लास्ट की बात करते हैं, लास्ट किसने किया था? सिरोही के शासक थे महाराव सिवही, ठीक है। महाराव सिवही अंतिम शासक थे। कब की थी? 11 सितंबर 1823 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या मिलता है, जो 1817 की 1800 या 18 की अधीनस्थ पार्थक्य संधि की सर्वप्रथम, ठीक है, किसने स्वीकार किया था अंग्रेजों की? हरिवक्श पाल सिंह, जो करौली के शासक थे, उन्होंने सबसे पहले इनकी स्वीकार की थी संधि को। और लास्ट में सिरोही के शासक थे महाराव शिवविही सिंह थे, और 11 सितंबर 1823 इन्होंने स्वीकार किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में संधि कब हुई थी? ठीक है, मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच में संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होला? 13 जनवरी 1810 ईस्वी, ठीक है। अब इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 1810 ईस्वी इसका राइट आंसर है। अब बात है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेवाड़ शासकों को, ठीक है, कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी और मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा भीम सिंह थे। किनके बीच में हुआ था? 1810 में मेवाड़, और जब कौन थे? मेवाड़ के शासक कौन थे?
जो महाराणा भीम सिंह थे तो यहाँ के शासक थे 1810 में। इनके बीच में हुआ था मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी उस टाइम कब हुई थी, तो 13 जनवरी 1810 में हुई थी। लेकिन यहाँ के शासक कौन थे, महाराणा भीम सिंह यहाँ के शासक थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ढूंढाड़ राज्य किसे कहा? जयपुर जो क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ कहा जाता था। ठीक है, जयपुर क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। और इसके अलावा इसके नियर बाय जो क्षेत्र हैं ढूंढाड़ में आने वाले और जिले कौन से हैं? जयपुर तो आपका हो गया ढूंढाड़ में, उसके अलावा दौसा, सवाई माधोपुर, ठीक है, और इसके अलावा टोंक और करौली। ठीक है, कौन कौन से? जयपुर, दौसा, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर इसका होने वाला है ढूंढाड़ वाला। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं ढूंढाड़ के समय अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, ढूंढाड़ को अलग अलग माना जाता था। और कच्छावा राज्य, इसके अलावा ढूंढाड़ को कच्छावा राज्य के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ कच्छवा राजवंश यहाँ पे इनका शासन था। ठीक है, कच्छवा राज्य, ढूंढाड़ राज्य या कछुआ राज्य। तो इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1137 ईस्वी में ढूंढाड़ राज्य की स्थापना हुई थी। राजस्थान मैप में अगर आप देखोगे तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली ये होने वाला है। अब चलते बात करते हैं कछुआ राजवंश के प्रतापी राजा थे, जो प्रथम राजा थे राजा भारमल, जिन्हें विवाह किया था किनसे? वैवाहिक संबंध स्थापित किया था किससे? मुगलों से। ठीक है, मुगलों से। अब हम बात करते हैं जो कछुआ थोड़ा मैं इसे क्लियर कर देता हूं, फिर अच्छी तरह मेंशन कर दो, आपको अच्छी तरह थोड़ा समझ में आ जाएगा इसके बारे में। और इसका तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब ढूंढाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। ढूंढाड़ में जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली। ठीक है, ये हो गया आपका। ये जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली ढूंढाड़ में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र, अगर ऑप्शन आए तो जयपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयपुर, जयपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ राज्य को और अन्य नामों से किस नाम से? कच्छावा राज्य। कच्छावा राज्य की स्थापना कब हुई थी या ये पूछा जाएगा। कच्छावा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1137 का राइट आंसर होने वाला। अगर ढूंढाड़ राज्य है तो ये भी 1137, क्योंकि यहाँ कच्छावा राजवंश उसकी राज्य था, ये राज था। ठीक है, राजवंश था। अब हम बात करते हैं कच्छवा जो राजवंश है इसके बारे में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो ठीक है, कच्छवा राजवंश से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं यहां से। तो अब हम बात करते हैं कच्छवा राजवंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे। ठीक है, प्रतापी राजा ये पूछ जाए कच्छवा राजवंश के सबसे प्रतापी राजा कौन से थे तो राजा भारमल इसका राइट आंसर। राजा भारमल इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो प्रथम शासक था जो कछवा राजवंश का, या प्रथम शासक कौन था कछवा राजवंश का? प्रथम शासक कौन था
तो भारमल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और प्रतापी राजा के बारे में तो भारमल इसका राइट आंसर होने वाला है। मुगलों और राजपूतों के बीच में, या प्रथम शासक, राजस्थान का प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, वो कौन सा था? राजा भारमल। मुगलों और राजस्थान के राजपूत थे, किसने किया था? तो राजा भारमल इसका राइट आंसर है। किससे संबंध किया था? अकबर ने, जो भारमल थे, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किससे करवाया था? अकबर से। ठीक है, हरकाबाई का विवाह अकबर से करवाया था। ठीक है, यह विवाह कहां संपन्न हुआ? इसका भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये सांभर में संपन्न हुआ था। हरकाबाई और अकबर का विवाह कहां संपन्न हुआ था? कहां हुआ था? ठीक है, कहां हुआ था? ये सांबर में संपन्न हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। हरकाबाई को मरियम उज जमानी को कहा नाम से जाना जाता है? अब हम बात करें मरियम उज जमानी के नाम से किसे जाना जाता है? अब थोड़ा किसी और स्लाइड को बढ़ा लेता हूं तो ठीक रहेगा वही। मरियम मरियम उज जमानी के नाम से किसे जाना जाता है? हरकाबाई को जाना। इनका विवाह किससे हुआ था? अकबर से। इनके पिता कौन थे? राजा भारमल। ठीक है, राजा भारमल इनके पिता थे, और हरकाबाई का इनका विवाह हुआ था अकबर से। मरियम उज जमानी के नाम से किसे जाना जाता है? हरकाबाई को। इनका विवाह कहां संपन्न हुआ था? सांभर में। ठीक है, सांभर में संपन्न हुआ था। पहला, राजस्थान का पहला विवाह जो मुगलों के साथ हुआ था, यह हरकाबाई का विवाह हुआ था। ठीक है, अब हम आते हैं आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, आमेर जो दुर्ग है, जो 1558 ईस्वी में हुआ था, इसका 1500 में राजा भारमल ने आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब हम बात है ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? ठीक है, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? जो जयपुर में जमारामगढ़ है, उसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहां पे गुलाब की खेती की जाती थी, या उत्पादन किया जाता है, इसीलिए ढूंढाड़ का पुष्कर जमारामगढ़ जयपुर को कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? जमारामगढ़ जयपुर को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं, क्योंकि यहां पे गुलाब की खेती की जाती थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आमेर में जो आमेर दुर्ग है, उसकी स्थापना, इसका निर्माण किसने करवाया था? दुर्ग का निर्माण 1558 में राजा भारमल ने करवाया था। कछुआ वंश का प्रथम राजा कौन सा था? आमेर का भारमल था। और सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? भारमल था। हरकाबाई, अब बात करते हैं राजा भारमल ने अपने वहां, अब सबसे इंपॉर्टेंट, मुगलों से राजस्थान का कौन सा शासक था जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम बनाए थे? तो राजा भारमल होने वाला है। मरियम उज़्ज़ानी कौन है? मरियम उज़्ज़ानी हरकाबाई जो भारमल की पुत्री थी, इनका अकबर का विवाह हुआ था
अकबर से विवाह हुआ था और विवाह कहाँ हुआ था? सांबर में संपन्न हुआ था। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे थोड़ा वो देखते हैं, ढूंढाड़ राज्य में कौन कौन से जो जिले आते हैं? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली आता है। ठीक है, जयपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ क्षेत्र। कछावा राज्य किसे कहा जाता है? ढूंढाड़ राज्य को ही कछावा राज्य कहा जाता है। 1137 में इसकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहां क्लियरली है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है दुलाराय। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कछुआ वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में बड़ गुजरों को हराकर ढूंढाड़ राज्य की बसाया था। ठीक है, दुलाराय जो कछुआ राजवंश की स्थापना, जो कछुआ राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 1137 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, दुलाराय थे जो कछुआ वंश के राजा थे। ठीक है, उन्होंने बड़ गुजरों को हराकर ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका दुल्हराय इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो सी ऑप्शन है चंद्रबृदाई इसका राइट आंसर है। जो पृथ्वीराज चौहान है उसके काफी अच्छे मित्र थे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में किसका उल्लेख मिलता है? राजा पृथ्वीराज चौहान की जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज रासो है उसमें कितने सर्ग है? 69 सर्ग है, 69 सर्ग है। और रचना कब की गई थी? पृथ्वीराज रासो की रचना 13वीं सदी में की गई थी। ठीक है, 13वीं सदी में रचना की गई थी। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहानों का जीवन का घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चंद्रप्रदाय कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग है, 69 सर्ग है। और कब हुई थी? 13वीं सदी में इसकी रचना हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मोहनतो नेणसी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनकी द्वारा की गई ये इतिहासकार हैं। इनके द्वारा दो रचना लिखी थी, दो ग्रंथों की रचना की गई थी, वो है मुणतो नेणसी रिख्यात। ठीक है, मुणतो नेणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है, मारवाड़ा, ये दो ग्रंथ इन मूर्तो नेणसी द्वारा लिखा गया था, जो राजस्थान का अबुल फजल भी इनको कहा जाता है। इसमें जो मारवाड़ा परगनारी विगत में, इसमें गांवों और परगनों की उत्पत्ति के साथ साथ ऐतिहासिक भूगोल का हवाला प्रदान कर सूचनाओं का स्रोत है। यहाँ पे गांव और परगनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस ख्यात को गांवरी ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पे गांवरी किसके द्वारा लिखा गया है? किसकी रचना है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, यहां पे ये नहीं पूछा जाएगा गांवरी ख्यात किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर है मूणतो नेणसी की रचना है। ठीक है,
कितने द्वारा लिखे गए, कितने ग्रंथ लिखे गए थे इनके द्वारा? 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? कान्हड़ देव प्रबंध की रचना 1455 ईस्वी में की गई थी। 1455 में की गई थी और इस रचना में कान्हड़ देव के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, पद्मनाभ ने 1455 ईस्वी में की थी। तो और हम बात करते हैं, जो कान्हड़ देव प्रबंध है सबसे गुजराती, पुराने गुजराती और पुराने राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, पुराने गुजराती या पुराने राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो कान्हड़ देव प्रबंध इसका राइट आंसर है। पुराने गुजराती व पुराने राजस्थानी सबसे श्रेष्ठ कृति कौन सी है? कान्हड़ देव प्रबंध इसका राइट आंसर होने वाला है। कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की थी पद्मनाभ ने, पद्मनाभ है उन्होंने इनकी रचना की थी। कब की थी? 1455 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? तो इसका राइट आंसर है उदय सिंह, इसका राइट आंसर है। पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। जो पन्नाधाय ने सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है, ठीक है, अपने पुत्र का बलिदान देकर, चंदन का बलिदान देकर चित्तौड़ के शासक, ठीक है, जिनका पुत्र था, उनका उदय सिंह की जान बचाई थी। किसे? बनबीर से, जो एक दासी का पुत्र था, जो चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। ठीक है, उदय सिंह का इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है पन्नाधाय वाला और काफी अच्छी, आप देख पर इतिहास में काफी अच्छा इनके बारे में लिखा है। पन्नाधाय बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था अपने राजा के पुत्र उदय सिंह को बचाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन थे? ठीक है, एकलिंग महात्म्य के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर है। अब रचयिता के बारे में बात करते हैं, इसके रचयिता कौन थे? एकलिंग महात्म्य के रचयिता कौन थे? कान्हा व्यास थे। कान्हा व्यास इसके एकलिंग महात्म्य के रचयिता थे। और लेकिन इनको लेखक किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका, यहाँ पे किसका वर्णन मिलता है? एकलिंग महात्म्य किसे? महाराणा कुंभा का वर्णन मिलता है। ठीक है, एकलिंग महात्म्य में महाराणा कुंभा का वर्णन मिलता है और इसके अलावा चित्तौड़ व एकलिंग जी का वर्णन मिलता है। अब यह बात करें, एकलिंग महात्म्य में किसका वर्णन मिलता है? महाराणा कुंभा, चित्तौड़ व एकलिंग जी का वर्णन मिलता है। ठीक है, रचयिता कौन थे? कान्हा व्यास थे, जो महाराणा कुंभा के दरबारी थे। महाराणा कुंभा के दरबारी थे। कौन थे? महाराणा कुंभा के दरबारी थे। और चित्तौड़ और एकलिंग जी का यहाँ पे इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा महाराणा कुंभा का भी इसमें वर्णन मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अब महाराणा कुंभा का राज्यरोहण कब
हुआ था। ठीक है, महाराणा कुंभा है उनका राज्यरोहण कब हुआ था? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन 1433 ईस्वी का राइट आंसर है। इनको महाराणा कुंभकर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, कुंभकर्ण भी इनको बोलते हैं। अब इनके अलावा बात करें, स्थापत्य युग का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा के कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापत्य युग स्वर्ण काल, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है काफी बार, तो ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल को कहते हैं? महाराणा कुंभा के शासनकाल को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें महाराणा कुंभा के जो शासनकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? रीजन ये है कि अपने शासनकाल में इन्होंने कई दुर्ग और किलों का निर्माण करवाया था और राजप्रासादों का निर्माण करवाया था। कुछ दुर्ग है जो कुंभलगढ़, अचलगढ़, माचल दुर्ग, भोरट दुर्ग, बसंतगढ़ आदि दुर्गों का निर्माण कराया। और वहीं बात करें चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है, इन्होंने निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है उसका भी महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अब देख लेते हैं महाराणा कुंभा के राज्यरोहण कब हुआ था? 1433 ईस्वी में हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। महाराणा कुंभकर्ण भी कहते हैं। महाराणा कुंभकर्ण के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस स्थापत्य कला युग इन्होंने अपने शासनकाल में काफी दुर्ग और मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और विजय स्तंभ का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में विजय स्तंभ कहां स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? डी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 1437 ईस्वी में, जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को इन्होंने हराया था। ठीक है, बुरी तरह हराने के इस विजय को स्मरण के लिए हराया था। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1437 में मालवा का जो शासक था सुल्तान महमूद खिलजी को इन्होंने हराया था, इसीलिए इन्होंने अब विजय स्तंभ 9 मंजिला है। ध्यान रखिए 9 मंजिला है। थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ये पूछा नहीं जाएगा 9 मंजिला तो ये, लेकिन यहाँ पे ये पूछा है चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करा? महाराणा कुंभा ने 1427 में। क्यों, कब करवाया था? ये थोड़ा कहानी है, तो ये कहानियों से याद हो जाएगा। जो मालवा के शासक थे उनको हराकर, जो महमूद खिलजी थे, सुल्तान थे वहां के शासक, उनको हराकर और उनकी याद में, उनकी विजय के स्मरण में यहाँ पे इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर है? ठीक है, तो बी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण वहां तो आपने देख लिया महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया, लेकिन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण बघेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कथोड़ ने करवाया था। किसने करवाया था? निर्माण करवाया था जीजाजी कथोड़ ने करवाया था। कब करवाया था? 12वीं ईस्वी में। ठीक है, करवाया तो किसने करवाया था? जीजाजी कथोड़ ने करवाया था। अब हम काफी बच्चों को ये डाउट है कि विजय स्तंभ पहले बनाया कीर्ति स्तंभ। ठीक है, तो पहले सबसे पुराना है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पुराना है
और विजय स्तंभ बाद में बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा कौन थे। अब इसकी ऊंचाई कितनी है कीर्ति स्तंभ की? 12 मीटर। ठीक है, और 7 मंजिला है। अब हम बात करें शिल्पकार कौन थे इसके? नापा पोमा पूजा। जेता नापा पोमा और पूजा यहाँ के शिल्पकार थे। ठीक है, अब हम बात करें कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने हुआ? जीजा कथोड़ ने करवाया था 12वीं सदी में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जा सकता है कभी। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवा किसने कराया? जीजा कथोड़ ने करवाया था, 12वीं सदी में करवाया था। और वहीं बात करें कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। इसकी हाइट कितनी है? 22 मीटर है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। वहीं शिल्पकार कौन थे? जेता नापा पोमा और पूंजा यहाँ के शिल्पकार थे। कीर्ति स्तंभ के शिल्पकार कौन थे? जेता नापा पोमा और पूजा। पुंजा है, पूजा नहीं है, पूंजा है। तो इसके शिल्पकार थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 47। किस शासक के शासन काल में कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, अगर विजय स्तंभ का है तो विजय स्तंभ का महाराणा कुंभकर्ण इसका राइट आंसर है। ठीक है, किस शासन के? लेकिन कीर्ति स्तंभ का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था। ठीक है, तो निर्माण विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, और लेकिन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजाजी कथोड़ ने करवाया था। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने हुआ? जीजाजी कथोड़। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1437 में, जब मालवा का युद्ध हुआ था। एक तरीके से मालवा के सुल्तान थे, उनके साथ युद्ध हुआ था महमूद खिलजी के साथ। उनको हराने के बाद इन्होंने 1437 में इसका निर्माण करा। 1437 के बाद में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन पाली इसका राइट आंसर है। रणकपुर जो पाली है उदयपुर से, ठीक है, उदयपुर से 96 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहां पे इस रणकपुर जैन मंदिर में किसकी मूर्ति है? ऋषभ देव की चतुर्थ मुखी जैन मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, आदिनाथ का संगमरमर की 4 विशाल मूर्ति है यहां पे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? ऋषभ देव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। लेकिन इसके गर्भगृह में अभी मैंने बताया किसकी मूर्ति है? आदिनाथ की 4 विशाल मूर्ति है। जो आदिनाथ हैं, ठीक है,
यहाँ पे रणकपुर का जो जैन मंदिर है, ठीक है, उसके गर्भगृह में आदिनाथ की 4 विशाल मूर्तियां हैं, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर के 96 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा रणकपुर के जैन मंदिर को और क्या बोलते हैं, ऋषभ देव की चतुर्मुखी जैन मंदिर भी से बोलते हैं, पाली में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजमेर नगर की स्थापना किसने करवाई थी? अजमेर से यही दिक्कत आता है, यहाँ पे अजय पाल ने करवाई थी, तो यहाँ पे क्लियर है अजय राज ने करवाई थी, अजय राज ने करवाई थी। अजय पाल भी इनको बोलते हैं, अजय राज भी इनको बोलते हैं। तो अजय राज ने उदयपुर की स्थापना करवाई थी, अजमेर की स्थापना करवाई थी, कब करवाई थी? 27 मार्च 1112 में अजमेरू दुर्ग की स्थापना, अजमेरू गढ़ है, अजमेर में गढ़ की, इसी कारण यहां पे अजमेर की स्थापना है, अजमेरू, ठीक है। अजमेर की स्थापना, इसका नाम बाद में गटबीटली और बाद में तारागढ़ पड़ा था, ठीक है। गढ़बीटली अब बात करते हैं, अजमेर को पहले अजमेर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब हम बात करें अजमेर नगर का स्थापना किसने की थी, तो इसका बी ऑप्शन अजय राज इसका राइट आंसर है। 27 मार्च 1112 में किया था। अजमेर को पहले अजयमेर कहा जाता है और 27 मार्च 1112 में अजमेर दुर्ग की, जो अजमेर का दुर्ग है उसकी स्थापना की थी, उसे गटबीटली के नाम से, अब तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात है अजमेरू दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? ठीक है, मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किसने किया है? तो सी ऑप्शन चंद्रवरदाई इसका राइट आंसर है। और हम बात करते हैं, चंद्रवरदाई थे जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। और जब तराइन का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज राशो, ठीक है, पृथ्वीराज राशो में किया गया है। मोहम्मद गोरी के पराजय का वर्णन किस किया गया? पृथ्वीराज राशो में किया गया है, ठीक है, पृथ्वीराज राशो में किया गया है। वहीं बात करें तराइन का युद्ध, तराइन के युद्ध में भी क्वेश्चन आता है। तराइन का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, सेकंड हुआ था 1192 में, ठीक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, लेकिन सेकंड में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, ठीक है। तराइन का युद्ध हुआ था, किनके किनके बीच में था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और वही बात करें, पृथ्वीराज राशो की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने की थी। पृथ्वीराज राशो में किसकी रचना, किसका वर्णन मिलता है? पृथ्वीराज चौहान का वर्णन मिलता है। अब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, वो किन किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब था? 1192 में हुआ था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ना करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार की आपका कोई क्वेरीज है, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे सॉल्व करेंगे वीडियो के माध्यम से, या आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका सॉल्व जरूर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।